students, I welcome all of you to this YouTube channel of Global English Classes. In today's class, we will read the second part of the 5th chapter, Ideas that have helped mankind of English book of class 12th of Bihar Board. If you have not seen its first part, so before go to the playlist and watch that video. Then let us begin. As to diversity of enjoyments, however, the matter is otherwise. जहाँ तक भोग विलासिता की विविधता का प्रश्न है, बात कुछ और ही है. I remember reading an account of some lions who were taken to a movie showing the successful depredation of lions in a wild state, but none of them got any pleasure from the spectacles. मुझे याद है कि मैंने कुछ शेरों का लेख पढ़ा था जिसे जंगली अवस्था में शेरों द्वारा विनाश को सफल दिखाने वाली फिल्मों में लिया गया, लेकिन उनमें से कुछ को भी इससे कोई आनंद नहीं मिला, यानी किसी को भी इससे कोई आनंद नहीं मिला था. Not only music and poetry and science, but football and baseball and alcohol afford no pleasure to animals. ना केवल संगीत और कविता और विज्ञान, लेकिन फुटबॉल और बेसबॉल और शराब जानवरों को कोई आनंद नहीं देते हैं. Our intelligence has therefore certainly enabled us to get a much greater variety of enjoyment than is open to animals, but we have purchased this advantage at the expense of a much greater liability to boredom. हमारी बुद्धि ने निश्चित रूप से हमें जानवरों की तुलना में बहुत अधिक विविधता प्राप्त करने में सक्षम बनाई है, लेकिन हमने इस लाभ को उबाऊ के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी की कीमत पर खरीदा है. नेक्स्ट पैराग्राफ है 6. बट आई शैल be told that it is neither numbers not multiplicity of pleasures that make the glory of man, it is his intellectual and moral qualities. लेकिन मुझे बताया जाएगा कि यह ना तो खुशियों की गणना है और ना ही लोगों की बहुलता जो मनुष्य को महिमावान करती है, यह उसके बौद्धिक और नैतिक गुण हैं. It is obvious that we know more than animals do, and it is common to consider this one of our advantage. यह स्पष्ट है हम जानवरों से अधिक ज्ञानवान हैं, यानी कि लेखक जो है उनका कहना है कि हम लोग जो है वह जानवर से अधिक जानकार हैं, अधिक ज्ञानवान हैं, और यह हमारे लिए फ़ायदों में से एक पर विचार करना साधारण बात है. Whether it is in fact an advantage may be doubted. चाहे यह वास्तव में एक फ़ायदा है या इस पर संदेह किया जा सकता है. लेखक कह रहे हैं कि क्या यह सही में फ़ायदा है या फिर इस पर हम लोग संदेह कर सकते हैं जानवरों के मुकाबले. But at any rate it is something that distinguishes us from the brutes. लेकिन किसी भी कीमत पर यह कुछ ऐसा है जो हमारे जानवरों से अलग करता है, यानी हमें जानवरों से अलग बनाता है, कुछ ऐसा है हम में. नंबर 7 पैराग्राफ. हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अनदर. क्या सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति अधिक मित्रवत रहना सिखाया है? ये क्वेश्चन कर रहे हैं लेखक कि ये सभ्यता जो है, हमारी सिविलाइजेशन जो है, वह हमें एक दूसरे से अधिक मित्रवत रहना सिखाती है. द आंसर इज इजी. जवाब बिल्कुल आसान है. रॉबिन्स द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पेसीज पेक एन एल्डरली रॉबिन्स टू डेथ, whereas men, the English not the American species, give an elderly man and old age pension. लेखक कह रहे हैं कि रॉबिन्स जो एक पक्षी होती है, अंग्रेज अमेरिकन प्रजाति नहीं है, वह एक अंग्रेज प्रजाति की है. एक बुजुर्ग रॉबिन को चोंच मारकर मौत के घात उतार देती है. वह पक्षियों जो रहती है रॉबिन्स वह, जबकि पुरुष जो अंग्रेज हैं, अमेरिकन प्रजाति नहीं है, एक वृद्ध व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन देते हैं. Within the herd, we are more friendly to each other than are many species of animals, but in our attitude towards those outside the herd, in spite of all that has been done by moralists and religious teachers, our emotions are as ferocious as those of animals,
and our intelligence enables us to give them a scope which is denied to even the most savage beasts. झुंड के भीतर हम जानवरों की कई प्रजातियां की तुलना में एक दूसरे के प्रति अधिक मित्रवत हैं, लेकिन झुंड के बाहर के लोगों के प्रति हमारे दृष्टिकोण में नैतिकवादियां और धार्मिक शिक्षकों द्वारा जो कुछ भी किया गया है, उसके बावजूद हमारी भावनाएं उतनी ही क्रूर है जितना किसी जानवर की, और हमारी बुद्धि हमें उन्हें एक ऐसा दायरा देने में सक्षम बनाती है जो कि एक जंगली जानवर को भी नकारा है। इट मे बी होप्ड, though not very confidently, that the more humans' attitude will in time come to prevail, but so far the omens are not very propitious। यह आशा की जा सकती है, हालांकि बहुत आत्मविश्वास से नहीं, कि आने वाले समय के साथ मानवतावादी दृष्टिकोण प्रचलित होगा, लेकिन अभी तक संभावना बहुत अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ है 8वां। ऑल दीज डिफरेंट एलिमेंट्स मस्ट बी बोर्न इन माइंड इन कंसिडरिंग व्हाट आइडियाज हैव डन मोस्ट टू हेल्प मैनकाइंड। मानव जाति की मदद करने के लिए किन विचारों ने सबसे अधिक काम किया है, इस पर विचार करते समय इन सभी अलग अलग तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। The ideas with which we shall be concerned may be broadly divided into two kinds। जिन विचारों से हम संबंध रखते हैं उन्हें मोटे तौर पर दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। Those that contribute to knowledge and technique, वे जो ज्ञान और तकनीकी में योगदान देते हैं, and those that concerned with morals and politics, और वे जो नैतिकता और राजनीति से संबंध रखते हैं। I will treat first those that have to do with knowledge and techniques। मैं पहले उनसे बातचीत करूंगा जो ज्ञान और तकनीकी से संबंधित है। नेक्स्ट पैराग्राफ है 9th। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप्स वेयर टेकन बिफोर द डाउन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के उदय से पहले सबसे महत्वपूर्ण और कठिन कदम उठाए गए थे। At what stage language began is not known, but we may be pretty certain that it began very gradually। यह ज्ञात नहीं है कि किस चरण में भाषा शुरू हुई, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि यह बहुत धीरे धीरे शुरू हुई। Without it, it would have been very difficult to hand on from generation to generation the invention and discoveries that were gradually made। इसके बिना, यानी इतिहास के बिना, लेखक कह रहे हैं, धीरे धीरे किए गए आविष्कारों और खोजों को पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपना बहुत मुश्किल होता। नंबर 10 पैराग्राफ। अनदर ग्रेट स्टेप्स विच मे हैव कम आइदर बिफोर और आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज वाज द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर। एक और बड़ा कदम जो भाषा की शुरुआत से पहले या बाद में आया होगा वह आग का उपयोग था। लेखक कह रहे हैं कि यह एक बड़ा कदम था, एक मील का पत्थर था जो भाषा की शुरुआत से पहले या बाद में आई होगी, जो था आग का प्रयोग करना मनुष्य ने सीखा था। I suppose that at first fire was chiefly used to keep away wild beasts while our ancestors slept, but the warmth must have been found agreeable। मुझे लगता है कि पहले आग का इस्तेमाल मुख्य रूप से जंगली जानवरों को दूर करने के लिए किया जाता था। लेखक को ऐसा प्रतीत हो रहा कि आग का जो हम लोग प्रयोग करना सीखे, तो आग का प्रयोग जो है हम लोग जंगली जानवरों को जब हमारे पूर्वज जो है वह सोते थे तो उनसे दूर रखने के लिए जानवरों को आग का प्रयोग करते थे लोग, लेकिन गर्मी को एक सुखद पाया गया। Presumably on some occasion a child got scolded for throwing the meat into the fire, but when it was taken out it was found to be much better, and so the long history of कुकड़ी बिगेन। संभवतः किसी अवसर पर किसी बच्चे को मांस को आग में फेंकने के लिए डांटा गया था। लेखक एक अनुमान लगा रहे हैं अपना कि शायद कोई अवसर था, कोई ओकेजन था जिस अवसर पे एक बच्चा होगा जो मांस को आग में फेंक रहा होगा, जिसके लिए उसे डांटा गया होगा। लेकिन जब इसे मतलब मांस के टुकड़े को बाहर निकाला गया तो बहुत बेहतर पाया गया था, यानी कि वह खाने में टेस्टी हो गया होगा, और इसीलिए खाना पकाने का जो है वह इतिहास शुरू हुआ वहीं से। नंबर 11
paragraph, the taming of domestic animals, especially the cow and sheep, must have made life much pleasanter and more secure. घरेलू पशुओं विशेषकर गाय और बैल को सॉरी यहाँ माफ़ कीजिएगा, गाय और यहाँ पे भेड़ होगा, ठीक है। गाय और भेड़ को पालतू बनाने से जीवन बहुत सुखद और अधिक सुरक्षित हो गया होगा। यानी लेखक कह रहे हैं कि ये जो जानवरों को जो पालतू बनाने का जब स्टार्टिंग हुआ था तो उस समय गाय और जो भेड़ को जो पालने की प्रथा एक चली थी, उससे जीवन जो है वह सुखद और सुरक्षित हो गया था, सिक्योर हो गया था। सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव एन अट्रैक्टिव थ्योरी दैट द यूटिलिटी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स वाज नॉट फोरसीन बट द पीपुल अटेम्प्टेड टू टेम वाट एवर एनिमल देयर रिलीजन टॉट देम टू वर्शिप। कुछ मानव विज्ञानियों का एक आकर्षक सिद्धांत है, यानी कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे या जिसे हिंदी में मानव वैज्ञानिक कहा जाता है, उनका एक आकर्षक सिद्धांत है कि घरेलू पशुओं की उपयोगिता की कल्पना नहीं की जा सकती है, ठीक है। घरेलू जो पशु होते हैं जिन्हें हम लोग पालते हैं, घर में रखते हैं, उसे घरेलू पशु कहते हैं, तो उनकी उपयोगिता की हम लोग कल्पना नहीं की गई थी उस समय में, यह मानव वैज्ञानिकों का कहना है। लेकिन लोगों ने उन सभी चीज़ों को वश में करने का प्रयास किया और उनके धर्म ने उन्हें पूजने के लिए सिखाया, ठीक है। जानवरों को पूजा भी जाता है। जैसे हिंदू धर्म में गायों को द ट्राइब्स दैट वर्शिप्ड लायंस एंड क्रोकोडाइल्स डाइड आउट while those to whom the cow or the sheep was a sacred animals prospered। जो कबीला, ट्राइब्स का मतलब जनजातियां या फिर कबीला होता है, तो जो कबीला शेरों और मगरमच्छों की पूजा करते थे वह मर गए, ठीक है, वह मारे गए। जबकि जो गाय या भेड़ को पवित्र जानवर मानते थे वे समृद्ध हुए, यानी आगे चल के वह काफ़ी समृद्ध बन गए। I like this theory and in the entire absence of evidence for or against it, I feel a liberty to play with it। मुझे यह सिद्धांत पसंद है, सबूतों के पूर्ण अभाव में या फिर इसके खिलाफ में इसके साथ खेलने की स्वतंत्र महसूस करता हूँ। नंबर 12 पैराग्राफ, इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन the domestication of animals was the invention of agriculture, which, however, introduced bloodthirsty practices into religion that lasted for many centuries। पशुओं को पालतू बनाने से भी अधिक महत्वपूर्ण कृषि का आविष्कार था, यानी कि पशु को जो हम लोग पालतू बनाए, मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को जो है वह पालतू बनाया था, तो पशुओं को पालतू बनाने से भी अधिक महत्वपूर्ण कृषि का आविष्कार को मानते हैं लेखक, जिसने हालांकि कई शताब्दियों तक चलने वाले धर्म में रक्त प्यासे प्रथा को पेश किया था। यानी कि वह जो प्रथा थी खेती बाड़ी कृषि का जो आविष्कार हुआ तो उसमें कई सारे जो है कुप्रथाएँ भी थी। फर्टिलिटी राइट्स टेंडेड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड कैनिबलिज्म। उपजाऊ रीति रिवाजों में मानव बलि और नरभक्षण शामिल था। उपजाऊ का मतलब होता है खेती बाड़ी से जो अन्न उगाए जाते हैं, तो उस रीति रिवाजों में मानव बलि यानी कि मनुष्य की बलि दी जाती थी और नरभक्षण उसमें शामिल था। मोलोक वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन। मोलोक जो कि यहूदियों के आसपास बसने वाली कानानाइट, फेनिशियन और अमोनाइट जातियों का एक देवता होते थे जिन्हें मोलोक कहा जाता था अंग्रेजी में। अनाजों को तब तक बढ़ने में मदद नहीं करते थे, यानी कि वह जो देवता थे मोलोक, वह अनाज को तब तक नहीं बढ़ने देते थे, मदद नहीं करते थे जब तक कि उसे बच्चे की बलि की दावत नहीं दी जाती थी। यानी तब तक जो है वह अनाजों को नहीं बढ़ने देते थे जब तक एक बच्चे की बलि नहीं दी जाती थी उनके सामने। आगे है, ए सिमिलर ओपिनियन वाज एडॉप्टेड बाय द गिवन evangelicals of Manchester in the early days of industrialism when they kept 6-year-old children working 12 to 14 hours a day in conditions that caused most of them to die। इसी तरह का अनुमान मैनचेस्टर के इवेंजेलिकल्स यानी ईसाई धर्म प्रचारक को इवेंजेलिकल्स कहते हैं द्वारा उद्योगवाद के शुरुआती दिनों में, यानी उद्योग का जो शुरुआत हुआ था तो उस दौरान उस शुरुआती दिनों में जो इवेंजेलिकल्स होते थे यानी ईसाई धर्म के जो प्रचारक होते थे मैनचेस्टर में, मैनचेस्टर एक इंग्लैंड का बड़ा शहर है, तो वहाँ पर जो ईसाई धर्म के जो प्रचारक होते थे उन्होंने 6 साल के बच्चों को दिन में 12 से 14 घंटे काम करने के लिए रखा था।
यानी उन लोगों ने क्या किया कि 6 साल तक के बच्चों को दिन में 12 से 14 घंटे काम करने के लिए रखते थे वे लोग, जिससे उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई थी। तो ये भी एक कुप्रथा थी। It has now been discovered that grain will grow and cotton goods can be manufactured without being watered by the blood of infant। अब यह पता चला है कि बिना शिशुओं के खून से सींचे अनाज भी उपजेगा और कपास के सामानों का निर्माण भी किया जा सकेगा। इन द केस ऑफ ग्रेन द डिस्कवरी टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अनाज के खोजों के मामलों में हजारों साल लग गए। इन द केस ऑफ कॉटन गुड्स हार्डली ए सेंचुरी। कपास के सामान के मामले में कठिनाई से 100 साल लगे, यानी बहुत मुश्किल से 100 साल लग गए कॉटन के सामानों की खोज करने में। सो परहैप्स देयर इज सम एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड। इसीलिए दुनिया में शायद प्रगति के कुछ सबूत हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है 13। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग विच वाज इंडीड ए प्री रिक्वाइस्ट ऑफ हिस्ट्री। महान प्रागैतिहासिक आविष्कारों में से, यानी इतिहास से पहले के समय को प्रागैतिहासिक कहते थे। तो महान प्रागैतिहासिक आविष्कारों में से अंतिम लेखन की कला थी, यानी कि जितने भी जो है आविष्कार हुए उनमें से सबसे अंतिम लेखन की कला थी, जो वास्तव में इतिहास की एक पूर्वापेक्षा थी। राइटिंग लाइक ए स्पीच डेवलप्ड ग्रेजुअली and in the form of pictures designed to convey a message. It was probably as old as speech, but from picture to syllable writing and thence to the alphabet was a very slow evolution। लेखन भाषण की तरह धीरे धीरे विकसित हुआ, यानी लेखन जो है वो भाषण की तरह, यानी मनुष्य ने पहले बोलना सीखा और बोलने के बाद लेखन, तो लेखन जो है वह भाषण की तरह धीरे धीरे विकसित हुआ था, ग्रेजुअली हुआ था, और संदेश को व्यक्त करने के लिए डिजाइन किए गए चित्रों के रूप में शायद भाषण जितना ही पुराना था। लेकिन चित्र से शब्दांश लेखन और वहाँ से वर्णमाला तक बहुत धीमी गति से विकास हुआ। इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। चीन में आखिरी कदम कभी नहीं उठाया जाता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।